इतिहास उन्हें एक बूढ़ा गुरु कहता है, लेकिन वे एक ऐसा रहस्य हैं जिसे समय भी नहीं सुलझा सका। एक ऐसा इंसान जो अपनी मां के गर्भ में 82 वर्षों तक रहा और जब बाहर आया तो उसकी आंखों में हजारों सालों का सन्नाटा था। वे साम्राज्यों के रक्षक थे, पर उन्होंने मिट्टी को चुना। वे ज्ञान के सागर थे, पर उन्होंने मौन को चुना। जब पूरी दुनिया कुछ बनने की अंधी दौड़ में भाग रही थी, तब उन्होंने शून्य होने का मार्ग दिखाया। कन्फ्यूशियस ने उन्हें देखकर कहा था, मैं पक्षियों, मछलियों और जानवरों को पकड़ना जानता हूं, पर लाओ त्जो वह एक ड्रैगन है जो बादलों पर सवारी करता है। आखिर क्यों एक इंसान ने दुनिया की सारी सुख सुविधाओं को ठुकराकर एक नीले बैल पर सवार होकर अज्ञात पहाड़ों की ओर प्रस्थान किया? और क्या था वो रहस्यमयी संदेश जिसने 2500 सालों से मानवता को जीवन के प्रवाह थाव का रास्ता दिखाया है? आज की इस महागाथा में हम उस महामानव के जीवन और उनके ताओ के दर्शन में उतरेंगे, जहां शब्द खत्म होते हैं और सत्य शुरू होता है। तैयार हो जाइए लाओ त्ज़ द साइलेंट ड्रैगन की यात्रा के लिए। ढाई हजार साल पहले चीन के एक छोटे से गांव को हसियन में एक ऐसी चेतना ने जन्म लिया जिसने दुनिया को ताकत की एक नई परिभाषा समझाई। इतिहास उन्हें लाओ त्ज़े के नाम से जानता है, यानी बूढ़ा गुरु, लेकिन उनका असली नाम था लिएर। लाओ त्ज़े के जन्म से जुड़ी एक अजीब किंवदंती है कि वे अपनी मां के गर्भ में 82 वर्षों तक रहे। जब वे पैदा हुए तो उनके बाल बर्फ की तरह सफेद थे और उनकी आंखों में वह ठहराव था जो हजारों सालों के अनुभव के बाद आता है। लेकिन यह कोई कोरी कहानी नहीं, बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक संकेत था। यह इस बात की ओर इशारा था कि लाओ त्ज़े इस दुनिया में एक नासमझ बच्चे की तरह नहीं आए थे जिन्हें समाज के कायदे सिखाए जाएं। वे एक ऐसी चेतना लेकर आए थे जो पहले से ही पूर्ण थी। जहां दूसरे बच्चे भूख या सुरक्षा में रोते थे, लिएर की पहली सांस में एक रहस्यमयी सन्नाटा था। लिएर की पहली पाठशाला कोई 4 दीवारें नहीं, बल्कि प्रकृति का खुला विस्तार थी। उनके घर के पास से एक छोटी सी पहाड़ी नदी बहती थी जो पत्थरों से टकराती हुई नीचे की ओर जाती थी। 7 साल के लिए एयर घंटों उस नदी के किनारे एक पत्थर पर स्थिर बैठे रहते थे। उनके पिता, जो एक किसान थे, अक्सर परेशान हो जाते कि उनका बेटा खेतों में हाथ बंटाने के बजाय बहते पानी और स्थिर पहाड़ों को क्यों घूरता रहता है। एक बार उनके पिता ने पूछा, ली, तुम इस पानी में क्या खोज रहे हो? 7 साल के बालक ने जो उत्तर दिया, उसने भविष्य के ताओवाद की नींव रख दी। लिएर ने कहा, पिताजी, मैं देख रहा हूं कि यह पानी कितना विनम्र है। यह हमेशा उस सबसे निचली जगह को चुनता है जहां जाने से दुनिया का हर इंसान कतराता है। इंसान पहाड़ की चोटी पर चढ़ना चाहता है, श्रेष्ठता का झंडा गाड़ना चाहता है, लेकिन यह पानी स्वेच्छा से नीचे गिरता है। फिर भी गौर कीजिए कि यही पानी प्यासों की प्यास बुझाता है और सूखी धरती को जीवन देता है। मैंने यह भी देखा कि जब रास्ते में कोई बड़ी और कठोर चट्टान आती है तो पानी उससे लड़ता नहीं है, वह चुपचाप अपना रास्ता मोड़ लेता है और उसके बगल से निकल जाता है। लेकिन सालों बाद वही कोमल पानी उस कठोर पत्थर को रेत के कणों में बदल देता है। मैं सोच रहा हूं कि क्या असली ताकत कठोरता में है या इस कोमलता में। एक 7 साल के बच्चे के मुंह से निकले ये शब्द किसी महाकाव्य के सार जैसे थे। लिएर ने बचपन में ही वह सूत्र पकड़ लिया था जिसे आज हम ताओवाद की आधारशिला कहते हैं, सहजता और समर्पण की शक्ति। उन्होंने देखा कि वसंत में घास अपने आप उगती है, कोई उसे खींचकर बड़ा नहीं करता। उन्होंने देखा कि सूरज बिना किसी नाम या श्रेय की भूख के पूरी दुनिया को रोशन करता है। यहीं से उनके भीतर अद्वैत का वह बोध जागना शुरू हुआ जो कहता है कि कर्ता यानी डूअर होना ही दुख का असली कारण है। जब आप सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं तो आप अस्तित्व के प्रवाह से कट जाते हैं। लिएर चाहते थे कि वे उस प्रवाह के साथ एक लय में जिएं। उनकी इस विलक्षण बुद्धि की चर्चा गांव की सीमाओं को पार कर झों राजवंश की राजधानी लोयांग तक पहुंच गई। लोयांग जो उस समय ज्ञान, सत्ता और साजिशों का सबसे बड़ा केंद्र था। प्राचीन चीनी इतिहासकार सीमा चियन के अनुसार लाओ त्ज़े वहां के राजकीय पुस्तकालय के लिए एक लिपिक और सहायक की जरूरत थी। लिएर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि उनके लिए वह पुस्तकालय हजारों सालों की मानवीय चेतना का एक जीवंत दस्तावेज था। लोयांग पहुंचते ही लिएर को एक गहरा सांस्कृतिक झटका लगा। गांव की शांति के उलट यहां हर तरफ कोलाहल था। लोग एक दूसरे को नीचा दिखाकर आगे बढ़ना चाहते थे। हर चेहरे पर तनाव और भविष्य की चिंता थी। लिएर कहते हैं, यहां हर कोई कुछ बनने की अंधी दौड़ में है,
लेकिन कोई भी स्वयं होने को तैयार नहीं है। यह शहर एक विशाल पागल खाना है जहां लोग स्वर्ण मुद्राओं को गिनते गिनते अपनी असली सांसें खो रहे हैं। लोयांग का राजकीय पुस्तकालय केवल दस्तावेजों का संग्रह नहीं था, वह साम्राज्य का मस्तिष्क था। लिएर अब इस मस्तिष्क के मुख्य रक्षक या आर्काइविस्ट बन चुके थे। उनके पास गुप्त सैन्य रणनीतियों, खगोलीय गणनाओं और प्राचीन संधियों की चाबियां थीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उन्होंने महसूस किया कि वे ज्ञान के मंदिर में नहीं बल्कि मुर्दा यादों के कबाड़ खाने में बैठे हैं। उनका करियर आज के किसी हाई प्रेशर कॉरपोरेट जॉब से कम नहीं था। वे एक ऐसी सत्ता के लिए काम कर रहे थे जो भीतर से सड़ चुकी थी। उन्होंने देखा कि शांति की संधियां केवल अगले युद्ध की तैयारी के लिए समय जुटाने का एक बहाना मात्र थीं। वे वहां कई दशकों तक काम किए, लेकिन लाओ त्जे खुद को इस माहौल में खुद को बचाने के लिए अदर्शन इनविजिबिलिटी की कला विकसित की। वे वहां थे पर किसी को महसूस नहीं होते थे। वे अपना काम इतनी सफाई से करते कि कोई शिकायत न कर सके, पर वे कभी किसी गुट या राजनीति का हिस्सा नहीं बने। वे अक्सर कहते थे, एक श्रेष्ठ पात्र वह है जिसकी उपयोगिता उसके खालीपन में है। लाओ त्जे का काम सूर्योदय से पहले शुरू होता था। वे फाइलों के बीच रहते हुए भी एक ऐसी स्थिति में रहते थे जिसे अद्वैत में कर्मयोग कहा गया है, जहां हाथ व्यस्त हैं लेकिन हृदय पूरी तरह शांत है। लोयांग की वह दोपहर साधारण नहीं थी। राजकीय पुस्तकालय के भारी दरवाजों के बाहर एक ऐसी हलचल थी जिसने चीन के वैचारिक इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाली एक घटना की नींव रखी। कन्फ्यूशियस, जो उस समय चीन के सबसे सम्मानित शिक्षक और नियमों के सबसे बड़े पैरोकार थे, अपने दर्जनों शिष्यों के साथ लाओ त्जे से मिलने पहुंचे थे। कन्फ्यूशियस का दर्शन बहुत सीधा और कठोर था। वे मानते थे कि समाज में शांति तब आएगी जब हर इंसान नियमों और मर्यादाओं के सांचे में ढल जाएगा। वे शिष्टाचार और अनुशासन के जरिए एक आदर्श दुनिया का सपना देख रहे थे। जब वे पुस्तकालय के भीतर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि लाओ त्जे एक ऊंची मेज के पीछे बैठे पुराने अभिलेखों की धूल झाड़ रहे हैं। कन्फ्यूशियस ने झुककर अभिवादन किया और अपनी बात शुरू की। उन्होंने कहा, महाशय, मैं यहां आपसे यह जानने आया हूं कि हम समाज में नैतिकता और अनुशासन वापस कैसे ला सकते हैं। हमें लोगों को नियम कैसे सिखाने चाहिए। लाओ त्जे ने अपना काम नहीं रोका। उन्होंने बिना सिर उठाए बहुत ही ठंडे और स्थिर स्वर में कहा, जिन लोगों की तुम बात कर रहे हो वे मर चुके हैं और उनकी हड्डियां धूल बन चुकी हैं। तुम केवल उनके शब्दों को ढो रहे हो। एक श्रेष्ठ व्यक्ति समय के साथ बहता है। अपनी इन चालाकियों और हजारों नियमों को छोड़ दो, ये किसी काम के नहीं है। कन्फ्यूशियस यह सुनकर सन्न रह गए। उन्हें उम्मीद थी कि दो महान विद्वान मिलकर समाज सुधार पर चर्चा करेंगे, लेकिन यहां तो सीधे उनकी पूरी विचारधारा की बुनियाद पर ही प्रहार हो रहा था। उन्होंने संभलकर कहा, लेकिन बिना नियमों के समाज पशुओं की तरह हो जाएगा। हमें लोगों को सज्जन बनाना होगा। हमें उन्हें सिखाना होगा कि सही क्या है और गलत क्या है। लाओ त्जे की आंखों में छिपी वह अगाध शून्यता कन्फ्यूशियस को विचलित करने लगी थी। लाओ त्जे ने सीधे कन्फ्यूशियस की आंखों में झांकते हुए कहा, कन्फ्यूशियस, तुम्हारी ये नैतिकता ही समाज की सबसे बड़ी बीमारी है। तुम लोगों को दया करना सिखा रहे हो क्योंकि तुम जानते हो कि उनके भीतर नफरत भरी है। तुम उन्हें सच्चा बनना सिखा रहे हो क्योंकि वे अंदर से झूठे हैं। तुम केवल एक मुखौटा तैयार कर रहे हो। क्या तुमने कभी देखा है कि पहाड़ों के चारों ओर बहने वाले बादल नियमों का पालन करते हैं? क्या सूरज को अनुशासन की जरूरत है? वे अपनी सहजता में हैं, इसलिए वे महान हैं। लाओ त्जे का तर्क तीखा और गहरा था। उन्होंने आगे कहा, जब इंसान अपना स्वभाव, अपना ताव खो देता है, तभी उसे मर्यादा की याद आती है। जब परिवार में प्रेम मर जाता है, तभी कर्तव्य के नियम बनाए जाते हैं। तुम लोगों को सुधारना चाहते हो, लेकिन सुधार ही अहंकार की सबसे बड़ी चाल है। तुम एक बुरे मैं से अच्छे मैं की यात्रा करना चाहते हो, लेकिन वह अहंकार तो बना ही रहता है, और जब तक अहंकार है तब तक संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। कन्फ्यूशियस के शिष्य पीछे खड़े होकर गुस्से में बुदबुदा रहे थे, लेकिन कन्फ्यूशियस खुद एक ऐसे सत्य के सामने खड़े थे जिसे शब्दों से झुठलाना असंभव था। लाओ त्जे ने अंतिम प्रहार करते हुए कहा, तुम बहुत ज्ञानी हो कन्फ्यूशियस, लेकिन तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे ऊपर एक बोझ है। तुम पक्षियों की तरह उड़ना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पैरों में तुमने खुद नियमों की जंजीरें बांध रखी हैं। एक असली इंसान वो है जो कुछ नहीं है, वो कोई भूमिका नहीं निभाता, वो बस होता है। मुलाकात के अंत में कन्फ्यूशियस पूरी तरह निरुत्तर थे। वे वहां से किसी अपमानित व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि एक गहरे रहस्य में डूबे हुए व्यक्ति की तरह निकले। जब वे अपने शिष्यों के पास वापस पहुंचे तो शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, आपने उस बूढ़े को सबक क्यों नहीं सिखाया? वह तो आपकी सारी मेहनत को व्यर्थ बता रहा था।
कन्फ्यूशियस ने एक लंबी सांस ली और जो कहा वह लाओ त्जे के व्यक्तित्व का सबसे सटीक वर्णन है। उन्होंने कहा, देखो, मैं जानता हूं कि पक्षी कैसे उड़ते हैं, इसलिए उन्हें जाल से पकड़ा जा सकता है। मैं जानता हूं कि मछलियां कैसे तैरती हैं, इसलिए उन्हें कांटे से पकड़ा जा सकता है। मैं जानता हूं कि जानवर कैसे दौड़ते हैं, इसलिए उन्हें तीर से मारा जा सकता है। लेकिन लाओ त्जे, वह एक ड्रैगन है। वह बादलों और बिजली पर सवारी करता है और सीधा स्वर्ग की ओर उड़ जाता है। उसे किसी जाल, कांटे या तीर से नहीं पकड़ा जा सकता। आज मैंने पहली बार एक ऐसे इंसान को देखा है जिसके पास खोने के लिए अपना अहंकार भी नहीं बचा है। इस मुलाकात ने लाओ त्जे को यह स्पष्ट कर दिया कि लोयांग का यह समाज अब दिखावे की उस ऊंचाई पर पहुंच चुका है जहां से पतन निश्चित है। लाओ त्जे ने तय कर लिया कि अब उन्हें इस राजकीय पुस्तकालय और इस बनावटी व्यवस्था का हिस्सा नहीं रहना है। और लगभग दशकों तक वहां काम करने के बाद एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने अपना इस्तीफा तैयार किया। उन्होंने अपनी राजकीय मुहर को मेज पर एक तरफ रखा और अपनी रेशमी पोशाक उतार दी। उन्होंने अपनी सारी धन संपत्ति और दुर्लभ पुस्तकें वहीं छोड़ दी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने लोयांग की दीवारों को छुआ, लाओ त्जे एक नीले बैल पर सवार होकर राजधानी के मुख्य द्वार की ओर बढ़े। नीले बैल का यह चुनाव बहुत गहरा था। बैल ताकत और धैर्य का प्रतीक था और नीला रंग अनंत आकाश की गहराई का। लाओ त्जे अब किसी मंजिल की तलाश में नहीं थे, वे तो बस होने की तलाश में थे। इतिहासकारों का मानना है कि जब वे लोयांग छोड़कर निकले तो उन्होंने इसकी सूचना किसी को नहीं दी थी। वे बस चुपचाप अपनी भैंस पर सवार होकर निकल गए थे। उनका इस तरह गायब होना उनके दर्शन का हिस्सा था। वे धीरे धीरे शहर की सीमा से बाहर निकल गए। जैसे जैसे लोयांग की ऊंची दीवारें पीछे छूटती गईं, लाओ त्जे को महसूस हुआ कि उनके कंधों से हजारों साल का बोझ उतर गया है। वे अब किसी राजा के अफसर नहीं थे, वे किसी परंपरा के गुलाम नहीं थे, वे अब सिर्फ एक साधारण यात्री। रास्ते में उन्होंने देखा कि प्रकृति कैसे बिना किसी संघर्ष के चलती है। पक्षी अपने भोजन के लिए भविष्य की योजनाएं नहीं बनाते, न ही नदियां अपनी सफलता का जश्न मनाती हैं। सब कुछ सहज है। लाओ त्जे ने महसूस किया कि इंसान ने ही खुद को काम और फायदे के जाल में फंसा रखा है। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान साक्षी भाव का अभ्यास और गहरा कर दिया। भूख लगती तो जो मिल जाता खा लेते, प्यास लगती तो झरने का पानी पी लेते। यह पलायन नहीं था, यह वापसी थी, अपने असली केंद्र की ओर वापसी। लाओ त्जे की यह यात्रा हमें सिखाती है कि जब हमारी नौकरी या हमारा करियर हमारी चेतना का गला घोंटने लगे तो उसे बिना सोचे छोड़ देना ही असली बुद्धिमानी है। वे पश्चिम के दुर्गम पहाड़ों की ओर बढ़ रहे थे जहां से कोई वापस नहीं आता, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस रास्ते पर एक ऐसी रुकावट उनका इंतजार कर रही थी जो दुनिया की सबसे महान किताब को जन्म देने वाली थी। राजधानी लोयांग की सड़न और दरबार के शोर को पीछे छोड़े अब लाओ त्जे को कई हफ्ते बीत चुके थे। पहाड़ों की ठंडी हवा और रास्तों की खामोशी ने उनके भीतर के उस अवसर को पूरी तरह मिटा दिया था। अब वे चीन की सबसे सुदूर सीमा हानगु दर्रे पर पहुंचे। यह दर्रा केवल एक भौगोलिक सरहद नहीं थी, यह सभ्य संसार और उस रहस्यमयी अज्ञात के बीच का अंतिम दरवाजा था जिसके पार सिर्फ वीरान पहाड़ और आंधियां थीं। वहां का सीमा रक्षक यिनशी कोई साधारण संतरी नहीं था। वह एक ऐसा खोजी था जिसने अपनी पूरी उम्र सितारों की चाल और पुराने ग्रंथों के अध्ययन में लगा दी थी। उसे किसी पुराने भविष्यवक्ता ने बताया था कि एक दिन एक महान आत्मा इस दर्रे से गुजरेगी। जब उसने दूर से धूल के गुबार में एक नीले बैल पर सवार उस सफेद दाढ़ी वाले वृद्ध को आते देखा तो उसका इंतजार खत्म हुआ। यिनशी जानता था कि अगर यह व्यक्ति एक बार सीमा पार कर गया तो उसका ज्ञान हमेशा के लिए खो जाएगा। यिनशी ने तुरंत दर्रे का भारी दरवाजा बंद कर दिया। उसने लाओ त्जे के सामने नतमस्तक होकर कहा, महाशय, मैं जानता हूं कि आप इस सड़े हुए समाज को त्याग कर उस ओर जा रहे हैं जहां से कोई वापस नहीं आता, लेकिन कानून और इंसानियत के नाते मैं आपको तब तक जाने की इजाजत नहीं दे सकता जब तक आप अपनी प्रज्ञा का खजाना इस धरती के लिए छोड़ नहीं देते। यदि आप बिना कुछ लिखे चले गए तो यह आने वाली पीढ़ियों के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात होगा। लाओ त्जे मुस्कुराए। उनके चेहरे पर वही पुरानी कोमलता थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यिनशी, सत्य बताया नहीं जा सकता, उसे केवल पाया जा सकता है। शब्द सिर्फ जाल हैं जिनमें सत्य कभी नहीं फंसता। तुम मुझसे वह मांग रहे हो जो केवल मौन का हिस्सा है। लेकिन यिनशी टस से मस नहीं हुआ। उसने अपनी तलवार नीचे रख दी और कहा, अगर आप नहीं लिखेंगे तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी। आप एक प्यासे जिज्ञासु को छोड़कर उस पार नहीं जा सकते।
लाओ त्से ने यिनशी की आंखों में वह तड़प देखी जो हजारों साल के रेगिस्तान के बाद किसी प्यासे में आती है। उन्होंने 3 दिनों के लिए उस दर्रे के एक छोटे से कक्ष में रुकने का निश्चय किया। वहीं एक मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में बांस की पट्टियों पर उन 81 सूत्रों का जन्म हुआ जिन्हें आज पूरी दुनिया ताओ ते चिंग के नाम से जानती है। उन्होंने लिखना शुरू किया और जो पहली पंक्ति उन्होंने उकेरी उसने ज्ञान के पूरे अहंकार को हिला दिया। उन्होंने लिखा, जिस ताओ को शब्दों में बोला जा सके वह शाश्वत सत्य नहीं है, जिस नाम को पुकारा जा सके वह असली नाम नहीं है। यह एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रहार था। लाओ त्से यिनशी को यह बता रहे थे कि जो मैं लिख रहा हूं उसे पकड़ मत लेना। यह सिर्फ एक इशारा या पॉइंटर है, जैसे उंगली चांद की तरफ इशारा करती है, लेकिन उंगली खुद चांद नहीं होती। उन्होंने लिखा कि यह ब्रह्मांड एक महान शून्य से पैदा हुआ है। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक कमरे की उपयोगिता उसकी दीवारों में नहीं बल्कि उसके भीतर की खाली जगह स्पेस में है। एक पहिया अपनी धुरी के खाली छेद की वजह से ही घूम पाता है। लाओ त्से ने अपने वर्षों के कार्य जीवन का सार भी उन पन्नों में डाल दिया। उन्होंने लिखा कि एक श्रेष्ठ शासक या लीडर वह है जिस सब के होने का पता लोगों को तब चले जब काम पूरा हो जाए और लोग कहें यह तो हमने खुद किया है। उन्होंने बताया कि असली ताकत कठोरता में नहीं बल्कि कोमलता में है। यिनशी उन पन्नों को हाथ में लेकर कांप रहा था। उसे एहसास हुआ कि अब तक उसने जो कुछ भी पढ़ा था वह सिर्फ कूड़ा करकट था। लाओ त्से ने उसे कोई मजहब नहीं दिया था बल्कि उसे अस्तित्व के साथ बहने का विज्ञान दे दिया था। 3 रातों के बाद लाओ त्से ने वे पट्टियां यिनशी को सौंपी और कहा, यिनशी, अब मेरा बोझ तुम्हारे कंधों पर है। इन शब्दों को पढ़ना मत, इन्हें जीना। जब तुम इन शब्दों को भूल जाओगे तभी तुम ताओ को समझ पाओगे। यिनशी के हाथों में वे बांस की पट्टियां किसी जलती हुई मशाल की तरह थीं। लाओ त्से ने उन सूत्रों में जो सबसे क्रांतिकारी विचार पिरोया वह था वू वे। इसे अक्सर लोग आलस्य समझ लेते हैं, लेकिन लाओ त्से के दर्शन में इसका अर्थ था बिना प्रयास के कर्म, एफर्टलेस एक्शन। लाओ त्से ने उन पन्नों पर लिखा कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह है कि वह अस्तित्व के प्रवाह के खिलाफ तैरने की कोशिश करता है। हम सब कर्ता बनने के बोझ से दबे हुए हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम योजना नहीं बनाएंगे, अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो जीवन रुक जाएगा। लाओ त्से ने इस सोच पर चोट करते हुए लिखा, कुदरत कभी हड़बड़ी में नहीं होती, फिर भी उसका कोई काम अधूरा नहीं रहता। उन्होंने यिनशी को कुम्हार के चाक का उदाहरण दिया। जब एक कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है तो वह सिर्फ अपनी उंगलियों का सहारा देता है। वह मिट्टी को मजबूर नहीं करता बल्कि उसे बर्तन बनने में मदद करता है। असली काम तब होता है जब काम करने वाला गायब हो जाता है और केवल काम बचता है। अद्वैत की भाषा में इसे ही निष्काम कर्म कहा जाता है, जहां आपका अहंकार बीच में नहीं आता। दफ्तर की राजनीति और करियर के तन आओ पर प्रहार करते हुए लाओ त्से ने एक सूत्र लिखा, जो व्यक्ति पंजे के बल खड़ा होता है वह स्थिर नहीं रह सकता। जो बहुत तेज कदम बढ़ाता है वह दूर तक नहीं चल सकता। यह आज के भागदौड़ वाले कल्चर पर सबसे बड़ा कटाक्ष है। लाओ त्से कह रहे थे कि अपनी सहजता से बाहर निकलकर कुछ भी हासिल करना आखिरकार आपको तबाह कर देगा। उन्होंने सिखाया कि सफलता का मतलब ऊंचाई पर चढ़ना नहीं बल्कि अपनी जड़ों में गहराई तक जाना है। यिनशी ने पूछा, महाशय, क्या इसका मतलब यह है कि हमें कभी लड़ना नहीं चाहिए? लाओ त्से ने उत्तर स्वरूप लिखा, एक महान योद्धा कभी गुस्से में नहीं होता, एक महान विजेता कभी लड़ता नहीं। सबसे बेहतर लीडरशिप वह है जहां आप लोगों की भावनाओं के साथ विनम्रता में रहते हैं। उन्होंने समझाया कि पानी सबसे ताकतवर है क्योंकि वह दुनिया की सबसे निचली जगह को कबूल करता है। जो इंसान खुद को सबसे नीचे रख सकता है वही पूरे संसार को अपने भीतर समा सकता है। लाओ त्से ने इच्छाओं के मनोविज्ञान को उधेड़ते हुए लिखा, यह जानना कि कितना काफी है यही असली अमीरी है। हम अपनी 90% ऊर्जा उन चीजों को पाने में लगा देते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए ताकि हम दूसरों को इंप्रेस कर सकें। लाओ त्से ने इसे दिमागी गुलामी कहा। उन्होंने यिनशी को सिखाया कि जैसे ही तुम कुछ बनने की जिद छोड़ देते हो, तुम वह हो जाते हो जो तुम सच में हो, आजाद और शांत। यिनशी जब उन सूत्रों को पढ़ रहा था उसे समझ आया कि लाओ त्से उसे किसी धर्म की शिक्षा नहीं दे रहे थे बल्कि उसे अस्तित्व का संगीत सुनना सिखा रहे थे। लाओ त्से ने लिखा कि महानतम संगीत वह है जिसमें कोई आवाज नहीं होती, यानी असली शांति शब्दों के बीच के सन्नाटे में छिपी है। यिनशी के हाथों में अब वह 81 सूत्रों की अनमोल धरोहर थी जिसे आने वाली हजारों पीढ़ियों के लिए सत्य का द्वार खोलना था। लेकिन लाओ त्से के लिए अब इस संसार की सीमाओं के भीतर रुकने का कोई अर्थ नहीं बचा था। चौथे दिन की वह भोर अत्यंत शीतल और रहस्यमयी थी।
हानगू दर्रे की ऊंची चोटियों पर अभी भी रात का पिछला पहर अपनी धुंध समेट रहा था। लाओ त्जे ने अपना सामान समेटा, जो कि न के बराबर था, सिर्फ वही पुराना झोला और वह नीला बैल जो 3 दिनों के विश्राम के बाद अब चलने को तैयार था। यिनशी की आंखों में एक अजीब सा सूनापन था। उसने महसूस किया कि शब्दों को पा लेना एक बात है, लेकिन उस उपस्थिति के सानिध्य में रहना कुछ और ही था। उसने लाओ त्जे के चरणों को स्पर्श किया और अत्यंत कातर स्वर में पूछा, महाशय, क्या आप सिर्फ एक पुस्तक के माध्यम से हमसे जुड़े रहेंगे? क्या आपका यह शरीर जो ताओ का मंदिर है फिर कभी इन नगरों की गलियों में नहीं दिखेगा? क्या आप हमें इस अंधकारमय संसार में अकेला छोड़ देंगे? लाओ त्जे ने अपना हाथ यिनशी के सिर पर रखा। उनकी स्पर्श में वही कोमलता थी जो बहते पानी में होती है। उन्होंने कहा, यिनशी, तुम अभी भी रूप को पकड़ रहे हो। यह शरीर एक छाया मात्र है। छाया आती है और जाती है, लेकिन वह आकाश जिससे यह छाया पैदा हुई है वह सदा रहता है। तुम इन पन्नों में मुझे मत ढूंढना, तुम मुझे उस खालीपन में ढूंढना जो 2 विचारों के बीच में आता है। तुम मुझे उस सन्नाटे में ढूंढना जो गिरती हुई ओस की बूंद में होता है। जहां भी तुम अपने अहंकार को गला दोगे वहीं तुम मुझे खड़ा पाओगे। लाओ त्जे अपने बैल पर सवार हुए। दर्रे का वह विशाल लोहे का दरवाजा जो साम्राज्य की अंतिम सुरक्षा रेखा था, भारी चरमराहट के साथ खुला। दर्रे के उस पार कोई पक्का रास्ता नहीं था। वहां सिर्फ पथरीली पगडंडियां थीं जो बादलों और धुंध के भीतर लुप्त हो रही थीं। लाओ त्जे ने लगाम ढीली छोड़ दी। बैल ने अपनी स्वाभाविक धीमी गति से चलना शुरू किया। यिनशी गेट पर खड़ देखता रहा। उसने देखा कि लाओ त्जे ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अद्वैत का यह अंतिम और सबसे कठिन पाठ था, पूर्ण वैराग्य। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, पहाड़ों की धुंध ने उनके नीले साये को धीरे धीरे अपनी आगोश में लेना शुरू कर दिया। पहले वे एक स्पष्ट आकृति थे, फिर एक धब्बा और फिर सिर्फ एक बिंदु। अंत में वह बिंदु भी अनंत पहाड़ों की हरियाली और सफेदी में विलीन हो गया। लाओ त्जे अब एक व्यक्ति नहीं रहे थे, वे अस्तित्व हो गए थे। यिनशी ने जब अंतिम बार उनकी धुंधली सी आकृति देखी तो उसे लाओ त्जे का वह सूत्र याद आया, महानतम रूप वह है जिसका कोई आकार नहीं होता। उस दिन यिनशी ने जाना कि लाओ त्जे को कोई मृत्यु नहीं मार सकती, क्योंकि उन्होंने अपने मरने से पहले ही खुद को अस्तित्व में विसर्जित कर दिया था। वे अब उस ताओ के साथ एक हो चुके थे जो न कभी पैदा होता है और न कभी नष्ट होता है। हानगू दर्रे की धुंध में लाओ त्जे का ओझल होना इतिहास की कोई साधारण घटना नहीं थी। वह एक युग का अंत और एक सनातन सत्य का बीजारोपण था। यिनशी दर्रे की मुंडेर पर खड़ा उन बांस की पट्टियों को अपनी छाती से लगाए रहा जो अब ताओ ते चिंग बन चुकी थी। लाओ त्जे का अंतिम और सबसे बड़ा संदेश वापसी का संदेश है। वे कहते थे कि मनुष्य अपनी बुद्धि के जाल में इतना उलझ गया है कि वह अपनी जड़ों को ही भूल गया है। आज का इंसान जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी और अकेलेपन से जूझ रहा है, वह असल में लाओ त्जे के उसी कृत्रिम समाज का हिस्सा है जिसे उन्होंने हजारों साल पहले त्याग दिया था। लाओ त्जे ने सिखाया कि शांति कहीं पहुंचने में नहीं है, बल्कि उस जगह वापस लौट आने में है जहां से हम आए थे, हमारा अपना सहज स्वभाव। जब लाओ त्जु हानगू दर्रे की धुंध में ओझल हुए तो वे पीछे कोई साम्राज्य या सेना नहीं, बल्कि बांस की पट्टियों पर उकेरे गए 81 सूत्र छोड़ गए थे। लेकिन सवाल यह था कि क्या ये शब्द उस पहाड़ी हवा में खो जाएंगे या आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदलेंगे। यहां से शुरू होती है लाओ त्जु की शिक्षाओं के जीवित रहने की वो अद्भुत गाथा जिसने चीन ही नहीं पूरी दुनिया की सोच को बदल दिया। इस ज्ञान को बचाने का सबसे पहला श्रेय जाता है दर्रे के उस रक्षक को, यिनशी। लाओ त्जु के जाने के बाद यिनशी अब सिर्फ एक पहरेदार नहीं रहा था, वह ताओ का पहला बड़ा मशालची बन गया था। उसने अपना पद त्याग दिया और उन सूत्रों को एक ग्रंथ का रूप दिया जिसे आज हम ताओ ते चिंग कहते हैं। यिनशी ने उन सूत्रों को सिर्फ सुरक्षित नहीं रखा, बल्कि उसने एक ऐसी परंपरा शुरू की जहां गुरु के शब्दों को तर्क से नहीं बल्कि अनुभव से समझा जाता था। लाओ त्जु के गायब होने के करीब 200 साल बाद इस दर्शन को एक नया और क्रांतिकारी स्वर मिला झुआंगझू के रूप में। अगर लाओ त्जु ताओवाद की जड़ थे तो झुआंगजी उसके सबसे सुंदर फूल थे। झुआंगझू एक असाधारण मेधा के धनी थे जिन्होंने लाओ त्जु के गंभीर और गूढ़ दर्शन को कहानियों, व्यंग्य और हास्य के जरिए आम लोगों तक पहुंचाया। झुआंगझू की सबसे प्रसिद्ध कहानी तितली के सपने की है, जो लाओ त्जु के अद्वैत दर्शन को एक पल में समझा देती है। झुआंगझू ने कहा, एक रात मैंने सपना देखा कि मैं एक तितली हूं, और जब मेरी आंख खुली तो मैं उलझन में था कि क्या मैं एक इंसान हूं जिसने तितली होने का सपना देखा, या मैं एक तितली हूं जो अब सपना देख रही है कि वह एक इंसान है। इस एक कहानी ने हजारों सालों के लिए सत्य और भ्रम की परिभाषा बदल दी।
जैसे जैसे समय बीता, लाओ त्जू की शिक्षाएं चीन की दीवारों को लांघकर पूरे एशिया में फैलने लगीं। जब बौद्ध धर्म भारत से चीन पहुंचा तो उसे लाओ त्जू के दर्शन में एक जुड़वां भाई मिला। ताओवाद और बौद्ध धर्म के इस अद्भुत मिलन से जन्म हुआ ज़ेन दर्शन का। आज दुनिया जिसे जैन कहती है, वह असल में लाओ त्जू की सहजता और बुद्ध के मौन का ही मिश्रण है। इतिहास गवाह है कि कई राजाओं ने ताओवाद को मिटाने की कोशिश की, क्योंकि यह दर्शन किसी भी तरह की गुलामी या नियंत्रण को स्वीकार नहीं करता था। लेकिन लाओ त्जू के शिष्यों ने कभी तलवार नहीं उठाई। उन्होंने लाओ त्जू के उसी सूत्र को अपनाया, पानी की तरह बनो। पानी को रोका जा सकता है, लेकिन उसे मिटाया नहीं जा सकता। वह अपना रास्ता खुद बना लेता है। धीरे धीरे लाओ त्जू के विचार पश्चिम के दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और यहाँ तक कि आधुनिक मनोवैज्ञानिक जैसे कार्ल जुंग तक पहुंचे। उन्होंने पाया कि जो बातें विज्ञान आज खोज रहा है, लाओ त्जू ने उन्हें 2500 साल पहले एक नीले बैल पर सवार होकर गुनगुना दिया था।